दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी स्पैरोज़ के बारे में, जिसको लिखा है के अब्बास। बहुत ही मशहूर राइटर, नॉवलिस्ट एंड फिल्म डायरेक्टर हुए हैं। काफ़ी सारे अवार्ड्स ये जीत चुके हैं, नेशनल अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं अपने वर्क्स के लिए। तो उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ ये वर्क है स्पैरोज़। तो आज डिटेल में डिस्कस करते हैं इस कहानी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये स्टोरी स्पैरोज़। मेनली इसमें जो स्पैरोज़ में के अब्बास ने जो मैसेज दिया है कि जो हमारी सोसाइटी है वो बहुत ही ईज़िली जज कर देती है किसी भी इंसान को अपने ही प्रोटोकॉल्स के ऊपर कि कोई अच्छा है या बुरा है, बिना के उसके जो इंटरनल जो उसके रीज़न्स हैं, जो उसके पीछे जो कारण हैं, तो हम डिसाइड कर देते हैं कि ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, बिना कोई कारण जाने। तो उसी चीज़ को दर्शाती हुई ये स्टोरी है स्पैरोज़। और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं इस स्टोरी में। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी स्पैरोज़। द सन वॉज सेटिंग बिहाइंड द मैंगो ग्रूव विच फ्रिंज्ड द वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ द विलेज। तो जो सूरज है वो जो गांव है उसके पश्चिमी हिस्से की तरफ जो आम का वृक्ष है, पेड़ है, उसकी छाँव, उसकी जो ग्रूव है उसमें से जो है वो सेट हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। और उसी दौरान जो है रहीम खान अपने खेतों से वापस आ रहा है। एंड द रहीम खान रिटर्न फ्रॉम द फील्ड्स ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट हिज 50 ऑड ईयर्स। तो उसकी जो अभी लुक दिखाई गई है यहाँ पे कि बहुत ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग है, हालांकि वो 55 ईयर्स का है। तो बट उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग है। विद द प्लो ऑन हिज शोल्डर्स एंड ड्राइविंग हिज 2 oxen, he walked through the main street of the village with a haughty and unfriendly air। तो यहाँ पे उसको दिखाया गया है पहले तो उसके स्ट्रक्चर को कि बहुत ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग है, हालांकि वो 55 ईयर्स का है, 50 ईयर्स का है। तो उसके जो शोल्डर्स हैं, उसके कंधों पर हल टंगा हुआ है और वो अपने 2 बैलों को ड्राइव करता हुआ, लेकर आता हुआ वापस आ रहा है मेन स्ट्रीट ऑफ द विलेज, जो मेन सड़क है उस गांव की, उसमें से विद अ हॉटी एंड अनफ्रेंडली एयर। हॉटी होता है घमंडी, जो कोई दूसरों को अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है ना। तो और अनफ्रेंडली, गैर दोस्ताना। तो अभी उसका जो है करैक्टर एनालिसिस दिखाया गया है कि जो वो उसका जो वे ऑफ जो क्या कहते हैं उसको, जो पर्सनैलिटी है वो दिखाई है यहाँ पे कि वो अनफ्रेंडली और हॉटी नेचर का है। उसी ईयर यानी कि वो उसका जो ऑरा है वो ऐसा दिखाई दे रहा है जब वो इधर आ रहा है। एज ही अप्रोच द चौपाल वेयर अ डजन और सो पीजेंट्स वर कलेक्टेड फॉर देयर इवनिंग स्मोक। कहते वो किधर आ रहा है, ही अप्रोच द, जब पहुंचता है वो चौपाल्स की तरफ। जो चौपाल होती है यहाँ पे गांव में ना एक जगह होती है जहाँ पे सारे बुज़ुर्ग और आदमी जो हैं वो बैठते हैं इकट्ठे होके, और वहाँ पे जो हैं काफ़ी सारे दर्जनों जो किसान हैं वो बैठे हैं। वर कलेक्टेड फॉर देयर इवनिंग स्मोक, तो वो वहाँ पे हुक्का पी रहे हैं। इवनिंग स्मोक मतलब हुक्का पीते हैं जो, तो उसके लिए वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। द हिलेरियस टन्स ऑफ गॉसिप्स डाइड डाउन टू कॉशियस विस्पर। तो यहाँ पे वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। तो जो हिलेरियस टन्स ऑफ गॉसिप्स जो था, जो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर जो गॉसिप्स कर रहे थे, बातें कर रहे थे, डाइड डाउन एकदम बंद हो गया, टू कॉशियस विस्पर्स, वो उसमें तब्दील हो गया कॉन्शियस विस्पर में, बुड़बुड़ाने में, ठीक है, जो धीमे धीमे हम बातें करने लग जाते हैं, तो उसमें वो तब्दील हो गया। इट वॉज ओनली व्हेन ही हैड वेनिस्ड राउंड द कॉर्नर एंड द हैवी ट्रेड ऑफ हिज फुटस्टेप्स वॉज हर्ड नो मोर। कहते ये तब तक था कि जब तक वो जो दिखना बंद नहीं हो गया और वो अपना मोड़ नहीं मुड़ गया। एंड द हैवी ट्रेड ऑफ हिज फुटस्टेप, उसके जो पैदल चलने के जो आवाज़ें थी, उसकी जो हैवी स्टेप्स थे उसके, जो वो चले नहीं गए, वाज हर्ड
अब सुनाई नहीं देने लग गए। नो मोर दैट कुल्लू पासिंग द क्रिमिनल हुक्का टू अनदर रिमार्क्ड। तो जो कुल्लू है वहाँ पे एक आदमी दिखाया गया है, तो वो उसके बाद जो है अपना हुक्का जो है पास ऑन करते हुए नेक्स्ट आदमी को वो रिमार्क करता है, देयर गोज़ द हर्ड हर्टर डेविल। तो वो जा रहा है, हार्ड हर्टर डेविल जो है बुरे दिल का भार, जो शैतान है यो, ठीक है। तो उसे यहाँ पे एज ए जो बैड मैन दिखाया है वहाँ पे। टू विच नन्हा दैट द फैट स्वीट सेलर एडेड। एक जो वहाँ पे एक और बंदा बैठा है वहाँ पे, उसका नाम है नन्हा, जो कि एक स्वीट सेलर है, जो कि एक मिठाई की दुकान है जिसकी। एडेड ही इज़ गेटिंग वर्स एंड वर्स एवरी डे, कि वो दिन बर दिन जो है वो बुरा होता जा रहा है। ओनली यस्टरडे ही बीट पुअर रामूज चाइल्ड फॉर थ्रोइंग अ पेबल एट हिज ऑक्सन। तो कल ही कहता उसने रामू के बेचारे बच्चे के ऊपर जो है तो उसको पीट दिया। क्यों? फॉर थ्रोइंग अ पेबल एट हिज ऑक्सन, जो कि उसके जो बैलों के ऊपर पेबल होते हैं पत्थर के छोटे टुकड़े मार रहा था। तो यहाँ पे देखिए इसको ना हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो डिस्कशन हो रही है चौपाल में, सभी जो लोग जो विलेजर्स हैं वो बातें कर रहे हैं अगेंस्ट द रहीम। तो यहाँ पे हर एक जो लाइन है ना, यहाँ पे इसका एक मीनिंग है। तो हम इसको पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। कि यहाँ पे पहले रामू ने जो कुल्लू है उसने कहा कि वो जो है हार्ड हार्टेड है, ठीक है। फिर उसके बाद जो नन्ना है स्वीट सेलर, तो वो कहता है कि ये दिन बर दिन जो बुरा बनता जा रहा है। फिर उसके बाद तो उसने कहा कि उसने कल जो है रामू के बच्चे को भी मारा, जो कि जिसने उसके ऑक्स के ऊपर पेबल्स फेंके थे। रामनाथ द ऑफिशियस जेलदार, ऑफिशियस होता है बिना मांगे सलाह देने वाला व्यक्ति। तो रामनाथ जो है, जो कि अपनी बात रखना चाहता है, जेलदार उसका है जो डेजिग्नेशन है। वॉलंटियर्ड फर्दर डिटेल्स ऑफ रफ़ीम खान्स रीसेंट क्रूलिटीज़। तो उसने अपने आप ही बताना शुरू किया, उसमें ऐड ऑन किया रहीम खान की जो क्रूलिटीज़ हैं, जो उसका क्रूलनेस है, तो उसमें उसने और ऐड ऑन किया कि एंड द अदर डे ही वेरी नियरली किल्ड माई मेयर बाय स्ट्रेइंग इनटू हिज फील्ड। तो उसने कहते मेरे जो घोड़ी है ना उसको मार ही डालना था, कि वो उसके फील्ड्स में चली गई थी, ठीक है। तो उसने मेरी घोड़ी को मार ही डालना था। द जेलदार ऑफ कोर्स थॉट इट क्वाइट इररेलेवेंट टू मेंशन दैट द स्ट्रेइंग ऑफ हिज मेयर हैड बीन स्पेशली प्लान्ड बाय हिज ओन मिस्चीवियस सन्स। तो यहाँ पे उसने ये बताने की कोशिश नहीं करी, उसको ये लगा कि यहाँ पे ये तो चीज़ नहीं बतानी चाहिए कि उसके ये शरारती बच्चे हैं उन्हीं की ये प्लानिंग थी कि उस घोड़ी को उसके जो है, ये पहले ही उसकी योजना थी उन बच्चों की कि उसके जो घोड़ी को उसके जो फील्ड्स हैं उसमें छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे उसने ये बताने की कोशिश नहीं करी, बट उसने बस जो है आधा सच ही बताया कि जो है रहीम ने उसकी घोड़ी को पीटा और उसको मार ही डालना था। बट उसके पीछे जो क्या रीज़न था ये वहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं हुई इसके बारे में। द ओल्ड ग्रे हेयर्ड पटेल वाज एज़ यूजुअल, जो एक बूढ़ा पटेल था जिसके सफ़ेद बाल थे, एज़ यूजुअल ही द लास्ट टू ओपन हिज टूथलेस माउथ, हर हमेशा की तरह वो सबसे आखिर में बोलता है जिसके के मुंह में दांत नहीं हैं। तो वो हर बार की तरह वो सबसे पीछे बोला। एंड एन यूजुअल हिज वर्ड्स वर प्रीफेस्ड बाय अ पायस इन्वोकेशन टू द अलमाइटी, और हर रोज़ की तरह उसके जो वर्ड्स थे वो सबसे पहले उसके आगे क्या लगाता था, वो परमात्मा को याद करने के लिए उसको इन्वोक करता था। सबसे पहले परमात्मा का नाम लेता था, भगवान का नाम लेता था, हरे राम हरे राम। तो ये लॉर्ड राम के नाम को उन्होंने पहले लगाया है। ही मटर्ड, वो बोलता है, आई हैव नेवर सीन सच अ क्रूअल मैन, तो मैंने इतना जो क्रूअल है आदमी वो मैंने कभी नहीं देखा।
he has compassion neither for the child nor for the helpless animal। तो कहता है उसमें बिल्कुल भी दया नहीं है, ना ही तो बच्चों के लिए और ना ही जो है जानवरों के लिए। नो वंडर हिज ओन सन्स हैव रन अवे फ्रॉम होम। तो इसमें कहता है कोई शक की बात नहीं है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि उसके तो खुद के बच्चे भी चले गए हैं, भाग गए हैं घर से। तो यहाँ पे ना एक बात जो डिस्कशन करनी चाहिए हमें कि यहाँ पे जो चौपाल है वो हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये सारे जो लोग हैं, जो कुल्लू है, तो जो रामू है, जो नन्ना है और ये साथ में जो पटेल है, तो ये सारे अपने अपने जो है व्यूज़ दे रहे हैं रहीम के बारे में। तो रहीम कैसा है उसको जज कर रहे हैं अपने ही व्यूज़ के अकॉर्डिंग, और आधा अधूरा सच बताकर उसके ऊपर थोप रहे हैं कि वो कैसा है, उसके करैक्टर को जो है बना रहे हैं वो सोसाइटी में। तो हमारे जो सोसाइटी है यहाँ पे ना सारी सोसाइटी को ही जनरलाइज़ किया है कि हम ऐसे ही हैं, हम किसी भी पर्सन को जज कर लेते हैं वेरी ईज़िली लोगों की बातों के अनुसार ही। तो यहाँ पे देखिए तो आधे अधूरे जो बातें हैं उसी को बताया गया है। तो उसने ये बता दिया जन के जो रामू था कि उसने उसके पेबल्स फेंकने पर जो है उसके बैलों के ऊपर पेबल्स फेंके थे उस बच्चों ने, तो उसने मार दिया। तो कोई जब उसके बैलों को कोई छेड़ेगा, उसके ऊपर कोई पत्थर फेंकेगा तो उसका रिएक्शन तो उसको मिलेगा ही ना। तो यहाँ पे आधा फिर भी उसमें गलतियाँ निकाल रहे हैं रहीम में। और दूसरी तरफ जो उसकी जो घोड़ी है उसको शरारती उनके बच्चों ने उसके खेतों में छोड़ा था, तो वहाँ पे भी रहीम की गलती ही निकाली जा रही है। तो ये सारी बातें हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो के अब्बास हैं, इस राइटर हैं इस स्टोरी के, वो इसको जो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, हमें इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए, हमें अपनी इनर वॉइस सुननी चाहिए, ना कि अपने लोगों के अकॉर्डिंग चलना है। हमें अपने खुद का भी जो है हमारे जो ओन व्यूज़ भी काम करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये थोड़ी सी डिस्कशन यहाँ बनती थी। तो नेक्स्ट पैरा में देखते हैं हम। The subject of their conversation meanwhile had reached his hut which almost symbolically stood gone and aloof। तो अभी जो सब्जेक्ट था वो कहाँ पे चला गया है, उसकी हट की तरफ, जो कि बिल्कुल जो दूसरे जो हैं झोंपड़ियाँ हैं वहाँ पे दूसरे जो घर हैं उनसे बिल्कुल सेपरेट है, अलग है। अलूफ होता है अलग, तो सिंबॉलिकली वो बिल्कुल ही अलग है, सामाजिक तौर पर भी वो अलग है। तो उसे अलग ही किया गया है रहीम को, उसकी जैसे झोंपड़ी अलग है ना दूसरे गांव के घरों से, तो वैसे ही रहीम को भी समाज से अलग किया हुआ है। एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द नेबरिंग क्लस्टर ऑफ हाउस, जो नेबरिंग क्लस्टर है, जो झुंड है, जो नेबर्स का, उनके हाउसेस से, उनके घरों से वो सेपरेट है। लीनिंग द प्लो अप अगेंस्ट द लो वॉल ऑफ हिज हाउस, कहते हैं जो उसका जो कंधों पर उसने जो अपने हल रखा हुआ था उसको जो उसके घर की दीवार है छोटी, दो वॉल है, जो नीची दीवार है उसके साथ उसने खड़ा कर दिया। ही प्रोसीडेड टू टाई द ऑक्सन टू अ पेयर ऑफ बिग वुडन स्टेक्स एम्बेडेड इन द ग्राउंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द डोरवे। और उसके बाद वो आगे बढ़ा, अपने जो उसने बैलों को बांधा, जो कि विद बिग वुडन स्टेक्स, जो कीले होते हैं ना, जो धरती में गड़े होते हैं पशुओं को बांधने के लिए, उनको, जो कि जो उसके डोरवे के बिल्कुल फ्रंट में हैं, जहाँ पे वो गड़े हुए हैं ज़मीन में, तो वहाँ पे उसने अपने ऑक्सन्स को, जो अपने बैलों को बांधा। भाई रहीम खान, तो किसी ने आवाज़ लगाई, भाई रहीम खान। एन obscure वॉइस सेड बिहाइंड हिम एज ही वॉज अबाउट टू एंटर द हाउस। तो एक सहमी हुई जो ऑब्स्क्योर आवाज़ होती है, जो किसी को ना खुश करने के लिए, किसी की चापलूसी के लिए, जी हजूरी के लिए जो हम वॉइस निकालते हैं ना, वैसी ही वॉइस में भाई रहीम खान किसी ने बोला, बिहाइंड हिम, उसके पीछे, एज ही वाज अबाउट टू एंटर द हाउस, कि वो घर में एंटर ही होने वाला था। व्हाट इज़ इट, क्या है, ही ग्राफली क्वेरिड। तो ग्राफली होता है रूखे तरीके से, है ना, गुस्से से, क्वेरिड होता है पूछा।
turning round to address the old woman who had come out of the house nearest his own। तो जो एक बुजुर्ग औरत थी उसकी तरफ मुड़ते हुए उसने एड्रेस किया, पूछा कि क्या है, जो कि उसके जो नियरेस्ट उसके घर के पास ही एक घर है वहाँ से आई थी। एज शी हेजिटेटेड टू स्पीक, वो ना घबरा रही थी बोलने के लिए। ही फायर्ड, झिझक रही थी, हेजिटेटेड होता है झिझकना। ही फायर्ड अ वॉली ऑफ क्वेश्चंस। तो उसने, वॉली होता है बौछार लगा देना, किसी ना चीज़ की बौछार लगा देना। वो तो जो क्वेश्चंस थे उसने जो पूछने शुरू कर दिए। वॉज व्हाट इज़ इट, क्या है। आई वोंट ईट यू, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। वाई डोंट यू स्पीक, तुम बोलती क्यों नहीं। वुमेन, हैज़ योर सन बीन अरेस्टेड अगेन फॉर रेवेन्यू एरियर्स, क्या तुम्हारा जो बेटा है वो दोबारा पकड़ा गया है जो रेवेन्यू ना देने की वजह से। और हैज़ योर डॉटर इन लॉ डिलीवर्ड अनदर बेबी, क्या तुम्हारी बहू ने दोबारा फिर बच्चे को जन्म दिया है। एज ही स्टॉप्ड फॉर ब्रेथ, जब भी वो सांस लेने के लिए रुका, द वुमन समन्ड अप ऑल द करेज टू अटर 2 वर्ड्स। तो जो वो औरत थी उसने अपना जो करेज था, जो हौसला था, जो हिम्मत थी, उसको बटोरा और 2 शब्द बोले। योर वाइफ, तुम्हारी पत्नी, हैज़ रन अवे, भाग गई है। ही कंप्लीटेड द सेंटेंस विद द ग्रेन, तो उसने जो सेंटेंस था उसको हंसते हुए पूरा किया। विच ब्रॉडन्ड विद द रियलाइजेशन दैट ही हैड गेस्ड राइट, जो कि उसकी रियलाइजेशन, जो उसने रियलाइज़ किया था, जो उसने समझा था कि वो भाग गई होगी, तो उसको जो है, जो उसका गेस वर्क था उसका वो सही निकला। इसकी वजह से वो हंसते हुए उसने कहा कि वो ही कंप्लीटेड द सेंटेंस, उसने पूरा किया। नो, द वुमन नेस्टली एक्सप्लेन्ड विद एन अपोलोजेटिक लुक, तो जो नहीं कहता, वो जो औरत थी उसने कहा नहीं, तो एक्सप्लेन्ड विद एक साथ एन अपोलोजेटिक लुक्स, जो है किसी क्षमा मांगने की लुक होती है ना जिसमें, तो वो ऐसे जो है वो एक्सप्लेन कर रही थी। एज इफ़ ही हरसेल्फ वर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज वाइफ्स एब्सेंस, कि वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वही जो है जिम्मेवार है उसकी वाइफ की जो एब्सेंस है, वो जो उसकी वाइफ चली गई है, तो वो ऐसे शो कर रही थी। शी हैज़ ओनली गॉन टू हर ब्रदर एट नूरपुर, वो कहती है कि वो अपने ना भाई के घर जो कि नूरपुर में है वहाँ गई है। एंड विल कम बैक इन फ्यू डेज़, के कुछ ही दिनों में वो वापस आ जाएगी। वाह। ही फ्लंग बैक एट हर, तो उसने कहा वाह, और उसकी तरफ आगे बढ़ा। ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोलते हुए। ही न्यू दैट हिज वाइफ वुड नेवर कम बैक, वो जानता था कि उसकी पत्नी अब कभी वापस नहीं आएगी। Seething with inward wrath, he entered the dark hut and sat down on the चारपाई। तो वो जो है गुस्से के साथ ना, सीदिंग होता है गुस्से के साथ। विद इनवार्ड wrath, जो हम गुस्सा होता है, अंदरूनी गुस्सा जो होता है, तो उसके साथ ही एंटर द डार्क हट, तो वो अपनी अंधेरी झोंपड़ी, यहाँ पे ना अंधेरा सिम्बलाइज कर रहा है उसके डार्कनेस को, उसकी लाइफ में जो डार्कनेस है तो उसको भी यहाँ पे सिम्बलाइज कर रहा है डार्क हट जो है। तो उसमें वो एंटर होता है एंड सेट डाउन ऑन द चारपाई, और अपने पलंग पर बैठ जाता है। जो चारपाई है जो वहाँ पे बैठने के लिए वो रखी हुई है, वहाँ पे बैठ जाता है। अ कैट म्यूड इन अ कॉर्नर, और एक बिल्ली जो होती है वो एक कॉर्नर में, एक कोने में आवाज़ निकालती है। फाइंडिंग नो वन एल्स ऑन होम टू वेंट हिज एंगर ही फ्लंग इट आउट, तो उसे और तो कोई मिलता नहीं है अपना जो गुस्सा है वो बाहर निकालने के लिए, अपनी भड़ास को निकालने के लिए, तो उसे बाहर निकाल देता है। ही फ्लंग इट आउट, जो कैट है। स्लैमिंग द डोर विद वायलेंस, स्लैमिंग होता है कि ज़ोर से वो दरवाज़ा पटका के बंद कर देता है। विद वायलेंस, एंगर से, गुस्से से। देयर वॉज नो वन टू गिव हिम वाटर, वहाँ पे अब कोई भी नहीं है जो उसको पानी दे सके। टू वॉश हिज डस्ट लेडन फीट विद एंड हैंड्स,
जो उसके हाथों और जो पैरों पर मिट्टी लगी है उसको धोने वाला कोई नहीं था। नो वन टू गिव हिम सपर, नो वन whom ही कुड कर्स एंड बीट, ना ही उसको कोई खाना देने वाला था वहाँ पे। नो वन whom ही कुड कर्स एंड बीट, और ना ही वहाँ पे कोई ऐसा था जिसको वो गाली दे सके और पीट सके। रहीम खान फेल्ट अनकम्फर्टेबल एंड अनहैप्पी। जो रहीम खान था वो इस समय क्या फील कर रहा था, अनकम्फर्टेबल जो है वो फील कर रहा था और ना खुश था। ही हैड ऑलवेज बीन एंग्री विद हिज वाइफ, वो हमेशा ही अपनी पत्नी के साथ गुस्से में रहता था। व्हेन ही वॉज देयर, जब वो वहाँ पे थी। बट हर एब्सेंस एंगर्ड हिम स्टिल मोर, बट उसकी जो अब कमी है, जो उसकी जो एब्सेंस है, तो गैर हाज़िरी है जो उसकी, वो अभी उसको और भी जो है गुस्सा दिला रही है। सो शी गॉन, तो कहता है कि वो अब चली गई है। अच्छा, तो अब चली गई है। ही म्यूज्ड, म्यूज्ड होता है जब हम मन ही मन अपने से बात करते हैं ना। लेइंग डाउन ऑन द कोट, तो वो जो अपने जो पलंग है उसके ऊपर लेटा हुआ अपने मन ही मन में कह रहा है कि सो शी हैज़ गॉन, तो वो चली गई है। हैविंग डिसाइडेड टू गो टू स्लीप विदाउट हिज फूड, तो उसने फैसला किया कि वो आज बिना खाना खाए ही सो जाएगा। ड्यूरिंग द 30 years ऑफ देयर मैरिड लाइफ, अपनी ज़िंदगी के जो शादीशुदा जो साल थे, जो ज़िंदगी थी उसकी, उसके 30 सालों में ही हैड ऑलवेज फेल्ट दैट शी वुड लीव हिम वन डे, तो हमेशा ही वो ये सोचता था वो कि वो एक ना एक दिन उसको छोड़कर चली जाएगी। एट वन टाइम, किसी न किसी दिन। ही हैड इवन होप्ड शी वुड, और उसने कई बार इसको ना वो उसने ऐसा चाहा भी था कि वो उसको छोड़कर चले जाए। हैड इवन होप्ड शी वुड, कि वो उसने चाहा था कि सच में चली जाए। 6 years ago, जो 6 साल पहले, हिज एल्डेस्ट सन बुंदू हैड रन अवे फ्रॉम होम बिकॉज ऑफ मोर देन यूजली स्पीयर बीटिंग, तो 6 साल पहले ना उसका जो उसका बड़ा बेटा था बुंदू, जिसका नाम था, तो वो भी घर से भाग गया था। क्यों? क्योंकि उसने मोर देन यूजुअल सीवियर बीटिंग जो होता है, जो मारना, बहुत बुरी तरीके से उसको मारा था, जो कि हमेशा नहीं था। इतनी पिटाई उसने करी थी अपने बेटे की, तो वो घर से भाग गया था। 3 years लेटर, उसके 3 साल बाद, द यंगर वन, उससे छोटा नूरू, जो नूरू था उसका बेटा, जॉइंड हिज ब्रदर्स हाउस, तो उसने भी अपने जो उसका बड़ा भाई था उसका घर ज्वाइन कर लिया था, वहीं पे वो चला गया था उसको छोड़कर। सिंस दैट डे, तब उस दिन से रहीम खान फेल्ट श्योर हिज वाइफ टू वुड रन अवे टू हर ब्रदर्स, तो उसी दिन से वो ये पक्का था कि उसकी जो वाइफ है, जो उसकी पत्नी है, वो भी अपने जो भाई के घर चली जाएगी उसको छोड़कर। बट नाउ दैट शी हैड गॉन ही फेल्ट अनहैप्पी, तो अब वो जब उसके छोड़कर चली गई है, तो अब वो क्या है, ही फेल्ट अनहैप्पी, तो वो उसे अब अच्छा नहीं लग रहा, वो नाखुश है इसके बारे में। नॉट सॉरी, बट उसे कोई इसकी जो है उसके लिए सॉरी नहीं है, उसके लिए वो अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराता। नो, फॉर ही हैड नेवर लव्ड हिज वाइफ, और ना ही वो कि उसने कभी अपनी वाइफ को, कभी अपनी पत्नी को प्यार भी नहीं किया था। बट ओनली अनकम्फर्टेबल, बट वो यहाँ पे ना सिर्फ जो है अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहा है। इफ़ as if a necessary piece of furniture had been removed with her gone, बस उसको ये लग रहा है कि जैसे ना, जैसे एक फर्नीचर होता है कोई, तो हमारे घर से निकल जाता है, ठीक है, तो हम जैसा फील करते हैं वैसा ही वो फील कर रहा था, अनकम्फर्टेबल। उसको कोई इस चीज़ का पछतावा नहीं था, वो कोई सॉरी नहीं था इसके लिए, ना ही उसने कभी अपनी पत्नी को प्यार किया था। वो तो उसके लिए एक चीज़ थी, एक वस्तु थी, एक मटीरियलिस्टिक थिंग थी। तो यहाँ पे जो उसकी पत्नी, जो उसकी नज़रों में ना उसकी पत्नी, वाइफ जो है, उसके बारे में जो यहाँ पे राइटर ने बड़ी जो है यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पे एक बात और भी है कि सभी कैरेक्टर्स के ना आपने अभी तक देखे होंगे नाम हैं, तो सभी को नामों से यहाँ पे जो है बताया गया है, बट उसकी पत्नी का कोई नाम नहीं यहाँ पे।
तो उसकी वाइफ ही कहा गया है। तो ये जो राइटर हैं वो यहाँ पे उस वाइफ की इम्पोर्टेंस को शो करना चाहते हैं कि उसका कोई नाम नहीं है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। रहीम की आंखों में उसके लिए कुछ भी नहीं है, ना कोई प्यार है, ना कोई सिंपैथी है। वो सिर्फ उसे एक एज अ फर्नीचर जो है जो करता है उसको। On whom he could be sure shower the outpouring of an embittered heart। तो वो जो कहता है वो अपना जो embittered होता है कड़वा दिल जो होता है, उसकी भड़ास है ना जो ऑन होम जो उसके ऊपर निकाल सकता था वो। तो इसलिए वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है कि वो जो अपनी दिल की भड़ास थी वो अपनी पत्नी के ऊपर निकाल सकता था, तो अब वो वहाँ पे नहीं है, तो वो अनकंफर्टेबल महसूस करता है। फॉर 30 years his wife had been both the symbol and target of all his grievances against family, against society, against life। तो पिछले 30 सालों से कहता उसकी जो पत्नी थी वो उसके लिए दोनों ही चीज़ें थी, सिंबल भी थी और टारगेट भी था। सिंबल किस चीज़ का कि उसकी ज़िंदगी में जितने भी जो ऑल हिज ग्रीवेंस शिकायतें हैं उसकी फैमिली के प्रति, उसकी सोसाइटी समाज के प्रति और अपनी ज़िंदगी के प्रति जितनी भी जो शिकायतें हैं तो वो उनका सभी का सिंबल है और टारगेट भी उसकी पत्नी ही है। तो यहाँ पे 30 सालों में वो उसकी ए सिंबल और टारगेट रही है। एज अ यूथ देयर हैड बीन नन इन द विलेज। अब ना वहाँ पे इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चलेगा रहीम खान का। एज अ यूथ देयर हैड बीन नन इन द विलेज टू बीट हिम in feats of athletic skill, in wrestling, in kabaddi, in diving from the canal bridge। तो जब वो जवान था तो वहाँ पे जो गांव में ना उसके मुकाबले में कोई भी नहीं था। तो उसकी शक्ति, उसकी जो कुशलता थी एथलेटिक्स में, रेसलिंग में, कबड्डी में और इन द डाइविंग फ्रॉम द कैनल ब्रिज, और जो नहर का पुल था उससे छलांग लगाने में उसका कोई मुकाबला नहीं था गांव में। ही हैड लव्ड अ गर्ल। तो वो एक लड़की को प्यार किया था उसने। एंड वॉन्टेड टू ज्वाइन अ टूरिंग सर्कस विच हैपन टू पास थ्रू द विलेज। तो वो एक सर्कस जो होती है जो कभी इस शहर से उस शहर, इस शहर से उस शहर चली जाती है ना, तो उस सर्कस को वो ज्वाइन करना चाहता था जो कि अभी उसके जो है गांव से गुजर रही थी। इन द सर्कस ही हैड फेल्ट ले द की टू हिज एम्बिशंस। तो वो उसे ऐसा लगता था कि ये सर्कस ही है जिसमें उसकी जो सारी एम्बिशंस हैं, इच्छाएं हैं, जो उसके उम्मीदें हैं, उसकी चाबी इसी में ही है। अ करियर आफ्टर हिज ओन हार्ट। तो वो जो दिल से चाहता था ना, उसके मन को जो चीज़ भाती थी वो यही चीज़ थी। ट्रैवल फेम, उसको ट्रैवल चाहिए थी, ठीक है, वो उसको सैर ट्रैवल करना अच्छा लगता था, यात्रा करनी अच्छी लगती थी, और फेम प्रसिद्धि चाहिए थी उसे। तो उसे लगता था कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो सर्कस से ही मिल सकती हैं उसे। एंड इन राधा, और जो राधा थी द डॉटर ऑफ रामचरण, जो कि रामचरण द विलेज बनिया, जो कि उसी गांव का जो बनिया है उसकी लड़की है, उसका रामचरण की बेटी राधा है। ही थॉट ही हैड फाउंड हिज सोलमेट। तो वो सोचता है कि उसने अपनी जो सोलमेट है, उसकी जीवन साथी को उसने पा लिया है, उसे मिल गई है। ही हैड फर्स्ट नोटिस्ड हर वॉचिंग हिम एट अ रेसलिंग मैच। तो उसने उसको फर्स्ट टाइम कहाँ पे देखा था, रहीम को रेसलिंग मैच के अंदर देखा था। एंड इट हैड बीन द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ व्हेन। तो ये उसकी ज़िंदगी का सबसे जो बड़ा दिन था, मोमेंट, पल था, जब स्टैंडिंग अप आफ्टर वैंक्विशिंग हिज एडवर्सरी। तो यहाँ पे जब वो खड़ा हुआ था अपने जो एडवर्सरी होता है, जो अपने ओपोनेंट है, जो उसका विरोधी होता है, जिसके साथ वो खेल रहा था, रेसलिंग कर रहा था, उसको जो वैंक्विशिंग होता है हरा देना किसी को, तो उसको जब हरा के वो खड़ा हुआ था तब वो उसका एक जो हसीन पल था, उसकी ज़िंदगी का ग्रेटेस्ट मोमेंट था। ही हैड फाउंड राधा लुकिंग एट हिम विद द लाइट ऑफ लव इन हर आइज़। तो उसने देखा कि जो राधा थी उस समय उसको देख रही थी और जिसकी आंखों में उसके लिए प्यार था। आफ्टर दैट देयर हैड बीन अ फ्यू ब्रीफ एंड फर्टिव मीटिंग्स।
फ्यूटिव मीटिंग्स होता है जो हम चोरी चोरी छुपके जो मिलते हैं, ठीक है। ब्रीफ कुछ ही जो मुलाकातें थी उनकी उसके बाद हुई। व्हेन द अनलेटर्ड but romantic youth had declared his love in passionate through halting words। कहता उसके बाद क्या हुआ, उसने अनलेटर्ड जो अनपढ़ था ना, वो यहाँ पे अनलेटर्ड का मतलब है अनपढ़ जो है, बट रोमांटिक पर जो जो रोमांटिक है जबान, ही डिक्लेयर्ड उसने डिक्लेयर किया अपने प्यार को इन अ पैशनेट, बहुत ही पैशनेट तरीके से। जो हाल्टिंग वर्ड्स होता है, अटकते हुए जो शब्द थे अल्फाजों में, अपने प्यार को उसने जो है वह वहाँ पे डिक्लेयर किया। बट हिज पेरेंट्स हैव किल्ड बोथ ऑफ हिज एम्बिशंस। तो परंतु उसके जो उसके पेरेंट्स थे, उसके जो माता पिता थे, उन्होंने जो उनकी जो रहीम की जो सारी आकांक्षाएँ थी, जो उसकी सपने थे, उनको जो क्या मार दिया था, किल कर दिया था। सर्कस वर्क वाज टू लोली एंड इमोरल फॉर रिस्पेक्टेबल पेजेंट्स। तो कहते थे कि सर्कस जो है ना, वो बहुत नीचे का काम है और जो है इमोरल है, अनैतिक है। किसके लिए? रिस्पेक्टेबल पेजेंट्स के लिए। तो हमारे जो हम ज़िम्मेदार हैं, वो हम इज्जतदार जो किसान हैं, हमारे लिए ये बहुत नीचे का और अनैतिक काम है। एनीवे हिज फादर, ग्रैंडफादर एंड ऑल हिज एंसेस्टर्स हैड टिल्ड द लैंड। तो कहते हैं कि जो उसके पिता थे, उसके दादा थे और जो उसके पूर्वज थे, वो जो है खेती को ही समर्पित थे, है ना। तो टिल्ड द लैंड होता है खेती के लिए ज़मीन को तैयार करना, वो हमेशा खेती ही करते थे। सो ही टू हैड टू डू इट, तो उसे भी यही करना पड़ेगा। एज़ फॉर मैरिंग राधा, और राधा की अगर बात करें कि राधा से उसकी जो शादी है उसकी अगर बात करें, अ हिंदू अ काफिर द वेरी आइडिया वाज इनफेमस एंड इनरिलीजियस। तो जो हिंदू है वो काफिर है, काफिर मतलब जो हमारे धर्म को नहीं मानता, उसे काफिर कहते हैं। तो रहीम एक मुस्लिम है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हिंदू हैं वो काफिर हैं, तो उसके साथ मैरिज करना इनफेमस है, ठीक है, और इनरिलीजियस है, धर्म के खिलाफ है। तो फॉर सम टाइम रहीम खान विथ यूथफुल रिसेंटमेंट, तो जो कुछ समय के लिए जो रहीम खान था, उसका गुस्सा, जो जवानी का गुस्सा होता है, टॉयड विद द आइडिया ऑफ ओपन रिबेलियन, तो उसने विचार किया कि जो मैं इसका विद्रोह करूंगा। रिबेलियन होता है विद्रोह करना। बट द ट्रेडिशन ऑफ सेंचुरीज ऑफ सफरडम रन इन ब्लड। सरडम होता है गुलामी की मानसिकता जो होती है ना, तो उसके जो खून में थी, सेंचुरी सालों से जो है वो उसके खून में चल रही थी। एंड हावर इंडिग्नेंट होते हैं बेइज्जती महसूस करना या नापसंद, या उसके प्रतिकूल जो है था, फिर भी ही माइट हैव फेल्ट एट हिज फादर्स सिवरेनिटी। जो उसकी सिवरेनिटी होता है सख्ती, उसने अब उसको पता है कि उसका फादर उसकी तरफ जो सख्त है, ये सख्ती है उसकी, ठीक है, तो उसके प्रतिकूल भी है, उसको नापसंद भी है। ही कुड नॉट समन अप इनफ करेज, तो वो इतना जो हौसला है वो बटोर नहीं पाया। टू डिफाई होता है मना करना। पैटर्नल अथॉरिटी एंड सोशल ट्रेडिशंस, तो पैटर्नल अथॉरिटी जो होती है अपने माता पिता की, अपने पेरेंट्स की जो अथॉरिटी होती है, और जो वो रीति रिवाज होते हैं, उसके मना करने के लिए वो इतना जो है हौसला बटोर नहीं पाया। आफ्टर अ फ्यू डेज़, कुछ ही दिनों बाद, द सर्कस लेफ्ट द विलेज विदाउट रहीम खान, और जो सर्कस थी वो बिना रहीम खान के ही उसने जो विलेज को छोड़ दिया, गांव को छोड़ दिया। एंड फोर्टिव रोमांस विद राधा, जो चोरी छुपे का जो प्यार था राधा के साथ उसका, टू केम टू बी एन अब्रप्ट एंड, तो अचानक ही उसका वो जो अंत हो जाता है। रहीम खान्स फादर स्लाइली सुजेस्टेड टू रामचरण दैट हिज डॉटर वाज नाउ 15। तो जो रहीम खान का जो फादर होता है ना, तो वो बड़ी चालाकी से सुजेस्ट करता है रामचरण को, जो कि राधा का पिता है, दैट हिज डॉटर वाज नाउ 15, कि उसकी जब बेटी है वो 15 साल की हो गई है। नाउ टू हैव बीन मैरिड लॉन्ग अगो, और उसकी तो शादी काफ़ी समय पहले हो जानी चाहिए थी।
not failing to hint at the disastrous, जो विनाशकारी जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेट मैरिजेस, कहता वो नॉट फेलिंग टू हिंट, तो उसको ये संकेत देने के लिए, उसके पिता को ये संकेत देने के लिए वो चूका नहीं कि जो लेट मैरिजेस होती हैं, जो हम पिछली उम्र में हम जो मैरिज करते हैं, तो उसके कितने विनाशकारी जो नतीजे होते हैं। विदिन अ फ्यू वीक्स राधा वाज मैरिड टू रामलाल, तो कुछ ही हफ्तों में जो है राधा का जो मैरिज है वो रामलाल के साथ हो जाता है। अब मिडल एज्ड, जो कि अधखड़ जो उम्र है रामलाल की, जो जिसको 40-50 जो साल का एक जो रामलाल है, पोर्ट बैलिड होता है। पोर्ट बैलिड होता है जिसका पेट बाहर की तरफ निकला हुआ हो। पोर्ट बैलिड बनिया ऑफ द नेबरिंग विलेज, जो कि साथ ही के एक गांव का बनिया है जिसका पेट बाहर है, 40-50 साल का उम्र का है, जिसका नाम रामलाल है, तो उसके साथ जो है कुछ ही हफ्तों में राधा की मैरिज हो जाती है। विद द फ्यू सैड टीयर्स शेड इन द सॉलिट्यूड ऑफ द नाइट इन द मेमोरी ऑफ होपलेस रोमांस विद रहीम खान, तो कुछ ही विद द फ्यू टीयर्स, तो थोड़े से आंसुओं के साथ, शेड इन द सॉलिट्यूड, एकांत में जो है, एकांत में, रात में एकांत में जो है अपने रहीम खान की याद में उसने कुछ ही आंसू बहाए कुछ दिनों तक। शी क्विकली रिकन्सील्ड हर सेल्फ टू हर फेट, तो उसने समझौता कर लिया जल्द ही अपने किस्मत के साथ। एंड प्रोसीडेड forthwith to be the mother of half a dozen children, और वो आगे बढ़ी half a dozen children, उसके बाद उसके जो आधा दर्जन बच्चे हुए। ठीक है, तो यहाँ पे जो थी उसके दोनों एम्बिशंस जी जो थी, वो एक तो सर्कस में जाना रहीम का, और दूसरा जो उसकी था कि राधा के साथ उसकी मैरिज हो जाए, वो दोनों जो उसके जो वो चाहता था वो पूरे नहीं हो पाए, जो सपने थे उसके। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट अभी स्टोरी आगे बढ़ती है। रहीम खान आल्सो गॉट मैरिड, जो रहीम खान है उसकी भी मैरिज हो जाती है। ही हैड ऑफ कोर्स नो चॉइस इन द मैटर, तो यहाँ पे उसका ये तो क्लियर ही है कि उसकी कोई चॉइस नहीं यहाँ पे रखी जाती। हिज पेरेंट्स सिलेक्टेड द गर्ल, उसके जो पेरेंट्स होते हैं वही जो है वो, और जो उसकी वाइफ है उसको सिलेक्ट करते हैं। फिक्स द डेट, जो टाइम फिक्स करते हैं, जो मैरिज की डेट है उसको फिक्स कर देते हैं। ऑर्डर सम गाउडी क्लोथ्स फॉर हिम, गाउडी होता है जो मेनली जो मैरिजेस में हम पहनते हैं ना, चमकीले कपड़े जिसको कहते हैं, वो ऐसे क्लॉथ्स जो हैं वो ऑर्डर कर दिए जाते हैं। एंड सम सिल्वर ऑर्नामेंट्स फॉर हिज ब्राइड, और उसकी पत्नी के लिए, उस दुल्हन के लिए जो चांदी के जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो गहने हैं, वो भी ऑर्डर कर दिए जाते हैं। मेड हिम सिट ऑन अ हॉर्स, एंड उसको घोड़ी पे बिठा दिया जाता है। टू द बीट ऑफ अ ब्रास बैंड, तो ब्रास बैंड जो बाजे बजते हैं जब बारात निकलती है, तो उसके साथ ही उसको घोड़े पर बिठा दिया जाता है। टुक हिम टू द गर्ल्स हाउस वेयर द निकाह वाज ड्यूली परफॉर्म्ड, उसको लड़की के घर पर लेके जाया जाता है। यहाँ पे निकाह की जो सेरेमनी है वो परफॉर्म होती है। टू द काजीज़ फॉर्मल क्वेश्चंस, जो काजी होते हैं जो निकाह पढ़वाते हैं ना, तो उसको काजी बोलते हैं। तो काजी के जो फॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा वो पूछते हैं, जैसे कि मैरिज कबूल के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रहीम खान मैकेनिकली नोडेड हिज हेड, तो जैसे मशीन काम करती है ना, वैसे ही कहे कहाई तरीके से वो अपना जो सर हिला देता है। एनी अदर कोर्स वाज इम्पॉसिबल, कुछ और करना तो इम्पॉसिबल ही था। Nobody of course cared to ask the shy little girl who sat huddled in a dark room, only dimly conscious of the fate to which she had condemned। तो जो दूसरी तरफ वो लड़की दिखाई है, जो कि एक अंधेरे कमरे में, डार्क रूम में हडल्ड, सिकड़ी हुई, जन के अपने आप को जो समेट कर बैठी हुई है, और only dimly conscious of the fate to which she had been condemned, जो फेट है, उसकी किस्मत है कहाँ पे ले जा रही है, उसके लिए वो कॉन्शियस, बहुत कम कॉन्शियस है। एंड वो शी हैड बीन कंडेम्ड, जो सज़ा उसको मिलने वाली है। आफ्टर द सेरेमनी रहीम खान्स फादर इन अ मूड ऑफ सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो मैरिज के बाद जो है रहीम खान का जो पिता है ना, वो अच्छे मूड में है
तो अपने आप को बधाई दे रहा है। बोस्टर टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी को अपनी शेखी मारता है। सी हाउ मीकली ही ओबेड मी, देखो कितने जो है वो उसने मेरा कहना मान लिया। यू ऑलवेज फियर्ड ही माइट रिफ्यूज़ टू फॉल इन आवर अरेंजमेंट्स, तो यू ऑलवेज फियर, तुम्हें हमेशा डर लगा रहता था। ही माइट रिफ्यूज़, वो हम मना कर देगा जो भी हमने अरेंजमेंट्स किए हैं। आई नो दीज यंगस्टर्स, मैं कहता जवान लड़कों को जानता हूँ जो दे आर एप्ट टू बी रेस्टलेस इफ़ देयर मैरिजेज इज़ डिलेड, कहता वो ना बेचैन हो जाते हैं अगर उनकी जो मैरिज है वो सही टाइम पर ना हो तो। दैट इज़ वाई अवर फादर बिलीव्ड इन मैरिंग अवे देयर चिल्ड्रन अर्ली, तो कहते हैं इसीलिए हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जो हमारे पिता थे, वो ना बच्चों की जो शादियां थी वो अर्ली एजेस में करने के जो है फेवर में थे, बिलीव उसमें विश्वास रखते थे। नाउ विल बी ऑल राइट, कहते अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो का जो पहला पार्ट है वो यहीं पे समाप्त हो रहा है। ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।